डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग जो चैप्टर सेकेंड है, दूसरे अध्याय के जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले जीवों के वर्गीकरण की जो पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों के बारे में जानें। 3 पद्धतियां आप लोग को हम बताए थे, ठीक है, और तीनों के बारे में जान चुके हैं। कृत्रिम पद्धति, प्राकृतिक पद्धति और जातवृत्ति फाइलोजेनेटिक सिस्टम, इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे कि जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण। जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में हम बताए हैं कि जीवधारियों को वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरह से वर्गीकृत किया। कुछ वैज्ञानिकों ने समस्त जीवधारियों को 2 ही जगतों में बांटा, कुछ ने 3 जगतों में बांटा, किसी ने 4 जगतों में, किसी ने 5 जगतों में, किसी ने 6 जगतों में, किसी ने 7 जगतों में। जिनमें से हम लोग R.H. व्हिटकर द्वारा जो भी जीवधारियों को क्लासिफाइड किया गया है, उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में पंच जगत प्रणाली के बारे में अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। 5 किंगडम सिस्टम के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे और बताए थे कि R.H. व्हिटकर ने जीवधारियों को 5 जगतों में बांटा था। कौन कौन से? पहला जो है, देखिए, मोनेरा, दूसरा जो है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई है, चौथा जो है प्लांटी, ठीक है, और लास्ट जो है 5वां जो है एनिमेलिया। ये 5 भागों में हम बांटे थे। कौन कौन से? 5 ये जगतों में बांटे थे। यानी R.H. व्हिटकर ने सन 1969 ईस्वी में समस्त जीवधारियों को 5 जगतों में, 5 किंगडम में बांटा। ये 5 किंगडम है, इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पहला जगत अध्ययन करेंगे। जगत जो है मोनरा, जगत जो है मोनरा है। मोनरा के बारे में जानेंगे। जगत मोनेरा, इसी को कहते हैं किंगडम मोनेरा। देखिए, मोनेरा जो जगत है, इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, अर्थात ये केंद्रक विहीन होते हैं, इनमें केंद्रक नहीं पाई जाती है। जगत मोनेरा के अंतर्गत उन जीवधारियों को रखा गया है जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात केंद्रक विहीन होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी इनकी बॉडी जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? तो वह कोशिका जिसमें केंद्रक जो है अल्प विकसित होते हैं अथवा केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, ऐसे कोशिका को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसके साथ साथ उसमें जो भी कोशिकांग होते हैं वो भी अल्प विकसित या अविकसित होते हैं अथवा अनुपस्थित होते हैं। ऐसी कोशिका को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो इनमें ये केंद्रक विहीन होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं, यानी इनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बनी होती है। तो ये एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। हाँ, इनमें देखेंगे कि एक इसमें वैज्ञानिक थे अर्नस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक। अर्नस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक 1884 ईस्वी में सर्वप्रथम मोनेरा जगत की स्थापना की
और इसे अलग जगत के रूप में इसे स्थापित किया। यानी मोनेरा जगत का स्थापना किसने किया? अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक ने 1844 ईस्वी। लेकिन पोपलैंड वैज्ञानिक ने इस मोनेरा जगत के अंतर्गत उन जीवधारियों को रखा जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए थे। ठीक है, जैसे आर्कियोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया के अंतर्गत आने वाले साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इन सबको जगत मोनेरा के अंतर्गत इन सबको रखा। किसने रखा? पोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने रखा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मोनेरा जगत में पोपलैंड वैज्ञानिक ने जो भी प्रोकैरियोटिक युक्त जीवधारी थे उनको रखा और अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक ने जगत मोनेरा की स्थापना की। ठीक है, तो ये रहा। अब मोनेरा के प्रमुख लक्षणों के बारे में जान लिया जाए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा। जगत मोनेरा के कौन कौन से विशेष लक्षण होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। तो पहला लक्षण देखेंगे, पहला यही होगा, ये क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक होंगे। क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, यूनिसेलुलर होंगे और माइक्रोस्कोपिक होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे। देखेंगे कि जो जगत मोनेरा है इसके अंतर्गत जो भी जीवधारी आते हैं सभी के सभी प्रोकैरियोटिक युक्त होते हैं, अर्थात इनमें केंद्रक नहीं पाई जाती है या केंद्रक कला अनुपस्थित होता है। ठीक है, और यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक कोशिकीय होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है और उसी कोशिका के अंदर समस्त जैविक क्रियाएं चलती हैं। ठीक, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और इनको अगर देखना है तो माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है, नग्न आँखों से देखना संभव नहीं है। तो ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। पहली विशिष्ट लक्षण यही है, सबसे मेन विशिष्ट लक्षण देखा जाए तो यही है मोनेरा का। ठीक है, दूसरा जो है इनमें देखेंगे कि केंद्रक नहीं पाया जाता है और केंद्रक के स्थान पर जो संरचना पाई जाती है उस संरचना को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड कहते हैं। इनमें केंद्रक नहीं पाई जाती है तो केंद्रक के स्थान पर कोई ना कोई संरचना होगी ही। देखेंगे एक सामान्य कोशिका जो होती है, एक सामान्य कोशिका जो होती है उस सामान्य कोशिका के केंद्रीय भाग में, सामान्य कोशिका जो होती है उसके केंद्रीय भाग में एक वृत्ताकार या गोलाकार संरचना होती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की कोशिका जिसमें केंद्रक पाई जाती है उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जो भी क्रोमेटिन होते हैं अथवा डीएनए पाए जाते हैं वह प्रोकैरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, संपर्क में होते हैं, इसलिए ये नहीं पाई जाती है। इनमें जो क्रोमेटिन अथवा डीएनए होता है, क्रोमेटिन अथवा डीएनए जो होता है, ठीक है, या डीएनए ही कहें, उस भाग को ही क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं अथवा केंद्रिकाभ कहते हैं। केंद्रिकाभ, केंद्रिकाभ कहते हैं। ठीक है, इसी को हम इंग्लिश में न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो केंद्रक के स्थान पर जो संरचना पाई जाती है उसे हम न्यूक्लियोइड या केंद्रिकाभ कहते हैं। ठीक है, इनमें देखेंगे कि रिक्तिका नहीं पाई जाती। एक सामान्य कोशिका जो होती है, पादप कोशिका में भी देखेंगे कि इस प्रकार की संरचना होती है। आप पढ़े होंगे
प्रकार की फूली हुई संरचना दिखाई देती है जिसे हम रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, तो इनमें इस प्रकार की संरचना नहीं पाई जाती है। जो भी मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले सदस्य होते हैं उनमें रिक्तिका अनुपस्थित होता है, नहीं पाई जाती है। ठीक, अगला लक्षण देखेंगे, चौथा लक्षण क्या होगा? तो तीसरा तो बताए हैं कि जो भी वैक्यूअल होगा अब्सेंट होगा। क्या होगा? अब्सेंट होगा, वैक्यूअल अब्सेंट होगा। ठीक है, वैक्यूअल अब्सेंट होगा। चौथा पॉइंट देखेंगे, चौथा जो होगा वो होगा कि इनके जितने सदस्य होते हैं इनमें कोशिकांग जो पाई जाती है, वास्तव में कोशिकांग तो पाई नहीं जाती है, और अगर पाई भी जाती है कोशिकांग तो पूर्ण विकसित नहीं होता है। इनमें झिल्लियों से घिरी हुई कोशिकांग नहीं पाई जाती है, यानी अल्प विकसित कोशिकांग होता है। जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो तो या तो एब्सेंट होते हैं या झिल्लियों से घिरी हुई नहीं होती है। पांचवा पॉइंट देखेंगे, पांचवा पॉइंट जो है इनमें गमन किसके द्वारा होता है? लोकोमोशन किसके द्वारा होता है? लोकोमोशन। तो हम लोगों में लोकोमोशन किस अंग के द्वारा होता है? लोकोमोशन का मतलब होता है गमन करना। ठीक है, तो हम लोग का लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होता है वो कौन सा होता है? टांगे होती हैं, लेग्स होता है, और इन्हीं के माध्यम से हम लोग चलते हैं। तो इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होता है? तो कशाभिका होती है। क्या होता है? कशाभिका होती है। इन्हीं कशाभिका के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो गमन करते हैं। कशाभिका जो होती है देखेंगे इस प्रकार होता है। मान लीजिए ये बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया के शरीर से इस प्रकार की संरचना निकली होती है, कोड़े के समान। ठीक है, कोड़े के समान इस प्रकार की संरचना निकली होती है, इसी को हम कशाभिका कहते हैं। यही कशाभिका जब हिलता है, वाइब्रेट करता है, तो ये आसानी से आगे की ओर गमन करते हैं। तो इनका गमनांक जो होता है प्रमुख वो कशाभिका होता है, फ्लैजेलम होता है। इनमें लैंगिक क्रिया होती है। ठीक है, जनन क्रिया होती है। जनन क्रिया में अलैंगिक क्रिया होती है, लैंगिक क्रिया नहीं पाई जाती है, यानी लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें पूर्ण रूप से होता है, पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा जनन कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है, मेल और फीमेल गैमेट की आवश्यकता नहीं होती है, या शुक्राणुओं और अंडाणुओं की आवश्यकता नहीं होती है। जनन की इस विधि को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं, अथवा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती है, पाई जाती है सर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ सदस्यों में देखा गया है, वो भी जीनी पुनर्संयोजन क्रिया द्वारा देखा गया है, या जीन पुनर्संयोजन क्रिया द्वारा देखा गया है। ठीक है, तो कुछ सदस्यों में इस प्रकार होता है। अगला इसका लक्षण देखेंगे कि इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। किस प्रकार का? 70S प्रकार। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S प्रकार का होता है और एक 80S प्रकार का होता है। तो इनमें जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। याद रखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोई भी कोशिका हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। ठीक, तो ये रहा प्रमुख लक्षण जो भी मोनेरा के विशिष्ट कैरेक्टर होता है, उन्हीं कैरेक्टरों के बारे में हम बताएं हैं। कोई इसमें इतना कोई जटिल नहीं है कि याद नहीं हो पाएगा, आप लोग पॉइंट वाइज याद कर सकते हैं इसको। आगे देखेंगे, अगला जो टॉपिक होगा वो
क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। ठीक है, जगत मोनेरा का वर्गीकरण। तो मोनेरा जो है इसको मुख्य रूप से दो प्रभागों में बांटा गया है। कितने प्रभागों में? दो प्रभागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक जो है आर्कियोबैक्टीरिया, दो प्रभाग है, याद रखेंगे, आर्कियोबैक्टीरिया और दूसरा जो है यूबैक्टीरिया। दो प्रभागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है आर्कियोबैक्टीरिया या आर्चियोबैक्टीरिया भी कुछ लोग कहते हैं, दूसरा जो है यूबैक्टीरिया है। ठीक है, देखिए यूबैक्टीरिया को पुनः तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक जो होता है यूबैक्टीरिया, एक जो होता है साइनोबैक्टीरिया, और एक जो होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ये तीन भाग में फिर से इसको बांट दिया गया। ठीक है, ट्रूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। अब इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो इनमें से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में। आर्कियोबैक्टीरिया क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं? आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में देखेंगे कि आर्कियोबैक्टीरिया जो होता है क्या होता है। आर्कियोबैक्टीरिया, देखिए आर्कियोबैक्टीरिया जो होते हैं ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जब पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी। जीवन की उत्पत्ति के लिए, जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी, उन परिस्थितियों में सबसे पहले अगर कोई जीव उत्पन्न हुआ तो आर्कियोबैक्टीरिया के ही सदस्य उत्पन्न हुए, क्योंकि उस समय पृथ्वी की जो भी भौतिक अवस्थाएं थी, ठीक है, वो इस प्रकार नहीं थी कि वहाँ पर जीवन का उत्पत्ति ठीक प्रकार हो सके। टेम्परेचर हाई था, बहुत ज़्यादा था, और उस टेम्परेचर पर सरवाइव करना, ठीक है, जो वर्तमान में जीवधारी देख रहे हैं वो जीवधारी उस टेम्परेचर पर सरवाइव नहीं कर सकते थे। इसलिए इस पृथ्वी पर सबसे पहले अगर किसी जीवधारी का उदय हुआ तो उस समय देखा जाए आर्कियोबैक्टीरिया के ही सदस्य बने। यही आर्कियोबैक्टीरिया बाद में बैक्टीरिया के रूप में बदल गए। ठीक है, तो आर्कियोबैक्टीरिया सबसे प्राचीनतम जीव कहलाते हैं या आद्य बैक्टीरिया कहलाते हैं। इसको हिंदी में आद्य बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया के जो भी जीव होते हैं या सदस्य होते हैं वो उस समय प्रतिकूल परिस्थिति में भी या वर्तमान में भी देखा जाए इनके सदस्य जो हैं वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी ये सरवाइव कर लेते हैं आसानी से। अधिक टेम्परेचर पर भी रह सकते हैं, ठीक है, अधिक साल्टी वाटर में भी सरवाइव कर सकते हैं, दलदली स्थानों पर भी सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके ये विशिष्ट लक्षण है आर्कियोबैक्टीरिया का। आर्कियोबैक्टीरिया का अब देखेंगे प्रमुख लक्षण इनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया यानी आर्कियोबैक्टीरिया का प्रमुख लक्षण है। देखिए आर्कियोबैक्टीरिया के जो भी सदस्य होते हैं वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ये आसानी से सरवाइव कर लेते हैं। अधिक से अधिक टेम्परेचर या अधिक से अधिक लवणी क्षेत्र हो या साल्टी वाटर हो उसमें भी ये सरवाइव कर सकते हैं। गर्म झरनों के जल में भी रह सकते हैं, दलदली
ये रह सकते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी पर ये सबसे पहले उदय हुए, उत्पन्न हुए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां थी कि उसमें ये सर्वाइव कर गए। तो ये पहला विशेषता यही है। इनकी दूसरी विशेषता देखेंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका निवास स्थान कहाँ होता है। तो निवास स्थान दलदली स्थान होता है, गर्म झरनों के जल जो होते हैं वो होता है, साल्टी वाटर होता है, ठीक है, यहाँ पे ये निवास कर सकते हैं। तीसरा लक्षण देखेंगे, तीसरा लक्षण क्या है कि इनके जो सदस्य होते हैं, इनके सदस्यों के शरीर के चारों ओर पाए जाने वाले जो सेल वाल होता है, कोशिका भित्ति जो होती है बहुत ही मोटी होती है। जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, आर्कियोबैक्टीरिया का सदस्य है, तो इसके शरीर के चारों ओर एक मोटे खोल पाया जाता है, इसी को सेल वाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वाल कहते हैं। मोटी खोल होता है जिसको सेल वाल कहते हैं, और ये सेल वाल जो है इसको प्रतिकूल परिस्थिति में रहने के लिए भी सहायक होता है। मोटा खोल होने के कारण अधिक से अधिक टेम्परेचर में भी ये जीवित रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह खोल जो होता है सेल वाल इनके बॉडी की प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा प्रदान करता है बॉडी की। तो सेल वाल का इसका पाए जाना ही इनको प्रतिकूल परिस्थिति में रहने के लिए भी सहायक होता है। तो ये तीसरा लक्षण हुआ। चौथा लक्षण देखेंगे कि इनके जो सदस्य होते हैं वह इनके सेल वाल में म्यूरेमिकम और पेप्टिडोग्लाइकान नहीं पाए जाते हैं। एक जो समान बैक्टीरिया होती है उसके सेल वाल में म्यूरेमिक अम्ल पाया जाता है, पेप्टिडोग्लाइकान पाए जाते हैं, ठीक है। म्यूरेमिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकान, एक सामान्य बैक्टीरिया जो होती है उनकी कोशिका भित्ति में ये सब पदार्थ पाए जाते हैं। म्यूरेमिक अम्ल होता है और पेप्टिडोग्लाइकान होता है, लेकिन आर्कियोबैक्टीरिया के सदस्य जो होते हैं उनके सेल वाल में ये नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है म्यूरेमिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकान, ठीक है। इनकी सेल वाल में देखेंगे लिपिड स्तर पाया जाता है। इनकी सेल वाल में लिपिड लेयर पाया जाता है, और लिपिड लेयर जो होता है एक ही स्तर का मिलकर बना होता है। लिपिड लेयर जो होता है एक ही स्तर का मिलकर बना होता है, ठीक है। इन्हीं लिपिड स्तर के साथ एक फाइटेनिल साइड ग्रुप पाया जाता है। फाइटेनिल साइड ग्रुप पाया जाता है इन्हीं लिपिड लेयर के साथ। देखेंगे फाइटेनिल साइड ग्रुप, फाइटेनिल साइड ग्रुप पाया जाता है। तो याद रखेंगे इनके लिपिड लेयर के साथ फाइटेनिल साइड ग्रुप होता है, ठीक है। तो इनमें पाया जाता है। इनमें जो राइबोसोम होते हैं और प्रोटीन होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इनमें राइबोसोम और प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन ये एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। इनमें जो राइबोसोम प्रोटीन होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, अर्थात अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये रहा आर्कियोबैक्टीरिया के जो विशिष्ट लक्षण हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में है, ठीक है। अब इनके प्रकार के बारे में जान लिया जाए, ठीक है। आर्कियोबैक्टीरिया के प्रकार, आर्कियोबैक्टीरिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो काइंड्स या टाइप ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया लिख सकते हैं। काइंड्स ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया या टाइप्स ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया है। देखिए आर्कियोबैक्टीरिया जो होते हैं निवास स्थान के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटे गए हैं, यानी ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मेथेनोजेन, हैलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स, ठीक है। मेथेनोजेन में
एसिडोफिल्स हैं, और थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। आद्य बैक्टीरिया या आर्कियो बैक्टीरिया जो होते हैं, ये निवास स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। मेथेनोजेंस जो होते हैं, देखेंगे कि वे आद्य बैक्टीरिया होते हैं या आर्कियो बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एक बार और बता रहे हैं कि मिथेनोजेन वे आर्कियो बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, CH4। मीथेन गैस का ये सूत्र है, अणुसूत्र है, CH4 गैस उत्पन्न करते हैं। और मुख्य रूप से यह रूडिनेट जो होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, इन गाय भैंसों के आंत में पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया। ये आर्कियो बैक्टीरिया जो होते हैं गाय भैंस के आंत में पाए जाते हैं, जो कि मीथेन गैस रिलीज करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और ये गोबर जब करते हैं गाय भैंस, तो उनके गोबर में भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसलिए गोबर जो होता है, गोबर में भी मीथेन गैस निकलता है। इसी मीथेन गैस के पाए जाने के कारण गोबर गैस प्लांट में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि गोबर में कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस। जो भी गोबर मान लो इकट्ठा करके रख दिए हैं कहीं, तो उसमें से गैस निकलती है, इसलिए इसे हम याद रखना मीथेन गैस करते हैं। तो ये रहा। दूसरा क्या है, हैलोफिल्स है। तो हैलोफिल्स जो होते हैं ज़्यादातर उन स्थानों पे पाए जाते हैं जो लवड़ी या साल्टी स्थान होते हैं, जहाँ पे साल्ट की मात्रा अधिक होती है, या क्षारी जो स्थान होते हैं, वहाँ पे ये आर्कियो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हैलोफिल्स। ठीक है, तो ये रहा। तीसरा है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स जो होते हैं ऐसे आर्कियो बैक्टीरिया होते हैं जो उन स्थानों पे पाए जाते हैं जहाँ पर जल का तापमान अधिक होता है, और वहाँ पर भी ये सरवाइव कर लेते हैं। लगभग 80 डिग्री टेम्परेचर जहाँ हो, वहाँ तक के टेम्परेचर पर ये पाए जाते हैं। तो गर्म झरने जो होते हैं, गर्म झरनों में थर्मो एसिडोफिल्स नाम के जो होते हैं ये आर्कियो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। थर्मोप्लाज्म है, थर्मोप्रोटियस है, थर्मोप्लाज्म है, थर्मोप्रोटियस है, ये जो आते हैं थर्मो एसिडोफिल्स के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पे जल की टेम्परेचर अधिक होती है, लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के आसपास होती है, वहाँ पर ये आर्कियो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये तीन प्रकार के आर्कियो बैक्टीरिया हैं, मेथेनोजेन, हैलोफिल्स और थर्मो एसिडोफिल्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग यू बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके जो भी प्रकार हैं, उनके विशिष्ट लक्षण हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।